आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 17वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो इस्लाम की तारीख़ का एक फ़ैसला कुन मार्का था। ग़ज़वा बदर वो जंग थी जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की और मुसलमानों ने काफरों को जंग हराई। अगर हम इस जंग की बात करते हैं तो इसमें मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, जंगी साजो सामान भी कम था। और अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं तो काफरों की तादाद भी ज़्यादा थी, जंगी साजो सामान भी बहुत था। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद की। 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक को जुम्मे का बाबरकत दिन था जब ये जंग हुई। ये जंग हमें क्या सबक देती है, या आज की नशिस्त में हम मुफ्ती साहब से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे जो आज के मेहमान हैं पेशे से एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, लेकिन अगर हम उनके माजी में जाते हैं तो सरकारी इदारों के बड़े ओहदों पे वो फाइज रहे और उसके बाद उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ली और उसके बाद जो है लोगों को इंसाफ दिलाने में वो मसरूफ़ अमल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहाब इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह भाई खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी नशिस्त में। बहुत शुक्रिया। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं अब्का नासिर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अस्सलाम वालेकुम अब्का। वालेकुम सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं अपनी नशिस्त में। शाह भाई आपकी जानिब आते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कहा कि माशाल्लाह आजकल तो आप लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं, लेकिन अगर हम आपके माजी में जाते हैं तो माशाल्लाह आप सरकारी ओहदों पे बड़े फाइज रहे और अर्ली रिटायरमेंट ले ली। तो शाह भाई पहले तो बताएं कि लोग इन ओहदों पे पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी तको-दौड़ करते हैं, और आपने जब उन ओहदों के पास पहुंचे तो आपने रिटायरमेंट ले ली, इसकी वजह क्या थी? अब मैं अगर अब देखूँ रेट्रोस्पेक्ट में तो मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि मैंने कैसे ली और कैसे मेरा जहन बना, मगर ये कि ये डेस्टिनी होती है। और मतलब मेरा जो है ना ऑफिस जाने का दिल नहीं चाहता था, हालांकि मैं बेस्ट पोस्टिंग पे था उस वक्त। बिल्कुल। और मतलब कस्टम्स की भी बेस्ट पोस्टिंग पे, और 1 साल से नहीं मतलब 7 साल से था। जहाँ अब लोग 6 महीने लगते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 7 ईयर से था, अप्रेजमेंट जिसको कहते हैं। मगर ये कि बस दिल आप ये समझें कि दिल भर गया था, या दिल नहीं करता था, अंदर से आवाज़ आती थी कि आई शुड क्विट। तो शाह भाई मुझे याद है कि जब आप पोस्टिंग पे थे तो बड़े लोगों को प्रॉब्लम भी होती थी, क्योंकि माशाल्लाह आप एक ऑनेस्टी के साथ बड़ा काम करते हैं, और ज़ाहिर है फिर कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होने लगती है कि भाई ये क्यों बैठे हुए इतने ऑनेस्ट आदमी, ये तो हमें तंग करके रखा हुआ है। नहीं, मैं तंग नहीं किया, हमेशा फैसिलिटेट किया लोगों को। और नाजायज़ आप जो जिस चीज़ को फैसिलिटेट तो आप सही लोगों को करते थे ना, सही लोगों को फैसिलिटेट करते थे। नहीं, यहाँ तो सही लोगों को भी तंग करते हैं ना, हमारे अप्रेजर्स और ये जो प्रिंसिपल अप्रेजर्स होते हैं, या इवन ACDCs हैं, तो ये तो सही लोगों को भी जो है वो रिलीफ नहीं देते। तो उसमें मैं तो, या बहुत से क्लियरिंग एजेंट भी उल्टी सीधी GDs बना लेते थे। तो हमेशा कोशिश यही की है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, और जो लेजिटिमेट बिजनेसमैन हैं उनको हम हेल्प आउट करें, ना कि उनकी ऐसी की तैसी कर दें। तो ये रीज़न था कि आपने कहा कि ना क्विट छोड़ देना चाहिए? नहीं, वो कोई इनर सोल, इनर अंदर से कोई आवाज़ आती थी, वो ये रीज़न नहीं था। ये रीज़न की वजह से ये रीज़न नहीं था कि कोई काम का ये था। वो तो वर्कहॉलिक हमेशा से रहे, बहुत 20-20 घंटे काम किया, उसका कोई वो नहीं था। मगर ये कि एक आपको कह रहे हैं कि अंदर से सोल की आवाज़ थी कि आई शुड लीव नाउ। तो शायद अल्लाह ताला ने ये आपको इस काम के लिए चुना होगा कि जिस तरह माशाल्लाह अभी आप लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग, बहुत से लोगों को सही डायरेक्शन नहीं पता होती कि हम इंसाफ किस तरह लें, कहाँ से लें, और फिर कुछ ऐसे लोगों के पास चले भी जाते हैं जो घुमाते ही रहते हैं, उनका काम नहीं होता। नहीं, बहुत तंग होते हैं लोग। और बड़ा मेरे पास तो जो पहली चीज़ है एज ए लॉयर वो ये है कि फ़ीस जो है ना वो सेकेंडरी होती है, और फिर जो एडवाइस हम देते हैं उनको वो बिल्कुल मेरिट पे होती है। बिल्कुल कि भाई आपका केस स्टैंड करता है या नहीं करता। नहीं करता तो हम बता देते हैं कि आप यूज़लेस है ये, आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो बेहतर ये है कि जो भी ड्यूटी टैक्सेस आपके ऊपर से वो मांग रहे हैं कस्टम्स वाले या इनकम टैक्स वाले, उसको पे करके लाइबिलिटी को पे ऑफ करें। अननेसेसरी लिटिगेशन में नहीं जाते। 99% केसेस हम वो लेते हैं जिसमें हम ये समझते हैं कि उस टैक्स पेयर के साथ या इम्पोर्टर के साथ, या ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, या FIA है, या NAB है, या कस्टम इंटेलिजेंस है, उन्होंने ज़्यादती की है उसके साथ, उसका केस बनता है मेरिट पे। वैल्यूएशन रूलिंग है, डिस्क्रिप्शन है, क्लासिफिकेशन का इशू है, किसी SRO की एप्लीकेशन है, तो या रॉन्ग असेसमेंट आपको कर दी है,
या जैसे सेल्स टैक्स में ब्लैक लिस्टिंग बिल्कुल अंधों की तरह ब्लैक लिस्टिंग कर देते हैं और अपना सिस्टम देखते नहीं है कि भाई वो जब रजिस्टर्ड था वो सप्लायर और जो फेक फ्लाइंग इन्वॉइसेस इशू कर रहा था तो आप लोग सो रहे थे क्या, और दूसरे ने कंप्लाइंस कर दिए तो आप उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। जो तो जहाँ पे हाई हैंडेडनेस होती है रेगुलेटरी बॉडीज़ की या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ की, वहाँ पे डेफिनेटली हमारी कोशिश होती है कि हम उनके साथ खड़े हों और रेस्क्यू करें। इसी तरह सर्विस मैटर्स हैं, सर्विस मैटर्स में जो हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो CSS हो या नॉन CSS हो, उनसे फ़ीस नहीं लेते एज ए प्रिंसिपल। चाहे जैसे क्या वजह है साहब, उनसे क्यों नहीं फीस लेते? एक तो ज़्यादा सीनियर जूनियर कोलीग्स होते हैं। जो मेरा करीब तरीन दोस्त था, इनकम टैक्स में कमिश्नर था, उससे मैंने फ़ीस ली थी, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। बाकी मैंने अब आपने ये बात ऑनियर बोल दी, बोलेंगे बाकियों से लेनी रहे यार, मुझसे ले ली तुमने फीस। नहीं, उसको पता है। अच्छा, उसको पता है, मगर उसने भी किस बांधी और उसने भी कोई 1.5 साल में फीस दी। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि ज़ाहिर है शहाब भाई का माशाल्लाह एक बहुत नाम है, और फिर किस्तों में शहाब भाई जो है फीसें ले रहे हैं। शहाब भाई अब ये देख के लोग आपके पास ये ना करना शुरू कर देंगे, सर आप हमारा केस लड़ दें, पैसे किस्तों में देंगे। वो देखिए फ़ीस का कोई इशू नहीं। अभी क्लियरिंग एजेंट्स का किया था, 45 क्लियरिंग एजेंट्स के लाइसेंस वो रिवोक कर दिए थे, सस्पेंड कर दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट से 38 उनमें से हमारे पास आए थे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कहा। मगर मैंने कहा अगर जो कोई देना चाहता है, कोई अफोर्डिंग है, तो उसमें लोगों ने फ़ीस भी दी, अच्छी फ़ीस भी दी। कुछ लोगों ने थोड़े दिए, कुछ लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कराया, मगर हमने केस किया और फीस की कोई बात नहीं की उनसे। इंसाफ मिलना चाहिए, ये मेन मैटर है। फैसिलिटेट कर देते हैं हम। 12 केसेस तो हमने खुला और तलाक के भी कराए हुए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि लॉन्ग रन में ना आपका एक बड़ा इमेज अच्छा होता है। जैसे शाह भाई ने कहा कि जब केस आता है तो उन्हें पता हो, ज़ाहिर है जो भी एक पढ़ा लिखा वकील होता है, जो एक नॉलेज रखता है, तो उसको भी पता होता है कि इस केस ने कितना चलना है, इसके क्या वो आने। अब ज़ाहिर है कुछ लोग जो हैं वो फीस के चक्कर में कहते हैं नहीं नहीं हम सब देख लेंगे, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है और इससे ज़ाहिर है जो भी क्लाइंट होता है उसका एतमाद भी बढ़ता है। हल्का बंदी का काम हमने किया, इलेक्शन कमीशन में बहुत सारे केसेस किए। आपकी ये जो है जो डीलिमिटेशन के केसेस थे, फिर कुछ MNA से जिनके वो इस्तीफे मंजूर कर लिए थे गलत, वो उनको बहाल कराया। 9 थे कराची से। तो शाह भाई ने बड़ा माशाल्लाह एक काम किया हुआ भी है और बहुत से लोगों का जो है फ़ायदा हुआ है। और हम भी कभी अगर किसी ऐसी चीज़ में फंसते हैं तो हम फिर शाह भाई को फ़ोन करते हैं, और बाखुदा अभी तक हमने केस तो नहीं किया, लेकिन हमसे कभी फ़ीस का नहीं कहा शाह भाई ने। ये शाह भाई की एक मोहब्बत है। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत करूँगा, मैंने आपका नाम गलत ले लिया था। अबक नाम, अबक, क्योंकि बड़ा मुश्किल से आपका नाम है तो इस वजह से लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अबक, आप माशाल्लाह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। पहले हम बात करते हैं कि ज़ाहिर आप व्लॉगिंग करती हैं लाइफस्टाइल पे, फैशन पे, फूड रिव्यूज़ पे, कॉस्मेटिक पे। अगर हम बात करते हैं शुरुआत में फ़ैशन की, क्योंकि अभी रमज़ान मुबारक का ज़ाहिर महीना है, ईद भी आने वाली है, आप लोगों को किस तरह पता चलता है जी कौन सा फ़ैशन इन है, कौन सा आउट है? असल में ऐसा होता है कि जब हम जैसे कि इंस्टाग्राम खोलते हैं ना, जो फैशन इन है ना वो आपकी पूरी फीड पे आ रहा होगा। जैसे आजकल एक फर्शी शलवार चल रही है, तो वो ऑल ओवर द इंस्टा ना आपको सिर्फ वही दिख रही होगी। बट हमें देखना होता है कि हम इससे हट के क्या फ़ैशन करें इस टाइम, तो वो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये वेलवेट का सीज़न है, ये सिल्क का सीज़न है, या हमें ईद पे ये पहनना है। वो एक थॉट होती है। मेरा साथ तो ये मसला है कि मुझे खुद डिज़ाइनिंग का इतना शौक़ है कि मैं अपनी चीज़ें खुद ही डिज़ाइन करती हूँ, और वो सबसे डिफरेंट डिज़ाइन करना चाहती हूँ मैं। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि अब ये फ़ैशन आने वाला है कहीं ना कहीं से। अच्छा, क्या हर फैशन हर बंदे पे सूट करता है? मैं बात करता हूँ फीमेल्स की या मेल्स की भी। मर्दों में भी देखते हैं कि अगर हम किसी को देखते हैं कि जी उसने रेड पैंट पहनी हुई है, तो हमारे यहाँ हर कोई रेड पैंट पहन के घूमने लगता है। हर बंदे पे तो रेड पैंट सूट नहीं करती। तो फैशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन करता है। और ये आपके अंदर इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो फैशन कर रहे हो, जैसे अभी एक कोरियन फैशन चल रहा है लूज जीन्स का, हमारे यहाँ पाकिस्तानी लोगों पे वो नहीं अच्छा लगता, बट वो सब कर रहे हैं। बट वो आपको देखना है कि आप पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, या आपकी एज के हिसाब से आप पे क्या सूट करेगा। क्योंकि हर चीज़ की, हर फैशन की एक एज होती है। किसी भी एज में आप कोई भी फैशन नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, जब आप लोग कोई भी ज़ाहिर व्लॉग बनाते हैं किसी फैशन का, तो उस पर फिर लिख दिया करें इतनी एज वाले इस फैशन को कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, जैसे मेरी जो एज है, मैं उसी हिसाब से लोगों को टारगेट करती हूँ। मेरे पास इंस्टा पे उसी एज के ग्रुप के लोग ज़्यादा मुझे फॉलो करते हैं, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ऑब्वियसली वो मेरे जैसा फैशन भी करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज करके कहते हैं कि आपने ये चीज़ कहाँ से ली है या आपने कहाँ से बनवाई है, तो वो मेरे ही एज ग्रुप के लोग होते हैं। अब मेरे एज से ज़्यादा बड़े लोग तो मुझे फॉलो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, तो उसी हिसाब से हम टारगेट करते हैं।
अच्छा, ये जो जितने भी बुटीक्स वाले होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, ये आप लोगों को फ्री में कपड़े भी बेचते होंगे, ज़ाहिर है? ज़ाहिर है। हाँ, ये एक बड़ा फ़ायदा होता है। तो जब आप लोगों के पास कोई भी ऐसे कपड़े आते हैं या जितने भी व्लॉगर्स ब्लॉग्स बनाते हैं फ़ैशन पे, क्या वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भाई आया जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है, चाहे फ्री में क्यों ना आई हो, ये इस काबिल है कि हम इसके गुड रिव्यूज़ दें, या फिर पैसे मिल चुके हैं और हमारे पास तो आ गई है तो बस अच्छे की रिपोर्ट देनी है? आजकल मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो यही ज़्यादा हो रहा है कि अगर पैसे आ रहे हैं ना और वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं भी है तो बस लगा दो, क्योंकि हमें तो इस चीज़ के पैसे आ चुके हैं, चाहे वो स्टोरी हो चाहे रील हो, हमने तो पैसे ले लिए, बस हाँ जी अब चीज़ बहुत अच्छी है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पब्लिक को ओरिजिनल चीज़ ही बतानी चाहिए कि ये क्वालिटी है, ये चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ अच्छी नहीं होती जो आप दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग इतने फ़िल्टर इतनी चीज़ें यूज़ करते हैं कि वो वैसे ही अच्छी लगने लग जाती है, बट रियलिटी में वो चीज़ वैसी नहीं होती। तो कभी कोई आपने प्रोडक्ट वापस किया है किसी का कि भाई ये प्रोडक्ट आया है और ये जो है ये सही नहीं है, मुनासिब नहीं है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में मैंने ऐसा किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो ये क्लिनज़र वगैरह है ये मे बी लोगों को सूट ना करे, क्योंकि वो मुझे सूट नहीं किया था, तो मैंने वापस करवा दिया कि मैं इसका रिव्यू नहीं कर सकती आपके लिए, क्योंकि वो मुझे ही सूट नहीं किया, तो मैं पब्लिक को क्या दिखाऊं इसमें। अच्छा, कितने परसेंट जो इस वक्त हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं जो मतलब इस तरह पैसे माशाल्लाह कमा रहे हैं, वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं? कितने परसेंट ऐसे हैं कि भाई जैसे आपने बताया आप इस चीज़ का ख्याल करती हैं, कितने परसेंट करते होंगे आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से 50-50 है। बहुत 50-50 सारे है। मेरे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे वाले ही थॉट रखते हैं, बट हम उससे बाहर जब आते हैं तो बहुत लोग कह देते हैं कि यार हम तो कर देते हैं, तुम भी कर दिया करो, इसमें क्या है। ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि जब शाह भाई ने ये बात कही थी कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम पहले देखते हैं कि आया इसके केस में दम है कि नहीं है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह इन्होंने भी ये बात बताई कि भाई जो हमारे पास अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आती है जो नहीं है इस काबिल, तो हम बता देते हैं, और इस तरह बता भी देना चाहिए, क्योंकि फ़िल्टरों का बड़ा कमाल होता है। फ़िल्टर लगा के चीज़ इतनी प्यारी हो जाती है कि बंदा जब देखता है तो फिर कहता है यार ये क्या था। तो ये चीज़ें ना किया करें, तभी जो है आपका नाम जो है वो ज़्यादा आगे मशहूर होगा। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ैनब, क्या बना रही हैं आज आप? ये मैं आज बना रही हूँ वाइट कीमा कढ़ाई। वाइट कीमा कढ़ाई, वाइट ठीक है, कीमा ये किस कढ़ाई। तरह बनती है ये बस बताएं मैं जी। अभी दही के साथ इसको भून रही हूँ, खूब अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ। इसका पानी जो है वो सोख होगा, फिर ये सारे स्पाइसेस रखे हैं, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, फिर इसमें हम सब ये ऐड करेंगे, इसके साथ पकाएंगे और फिर सर्व करेंगे मेहमानों को। ठीक है जी, और इसमें फिर डालडा भी डाला जी हाँ, जाएगा? इसमें मैं डालडा डालूंगी, और डालडा रमज़ान मुबारक को मज़ीद पुरौनक बनाने के लिए डालडा लाया मुनफरिद रमज़ान पैकेजिंग, जो है डालडा की तरफ से अपने सारिफीन के लिए एक तोहफ़ा। इस माह रमज़ान सेहत बचत साल, डालडा पर 250 रुपये तक की बचत, सेहत भरे पकवान है, ये डालडा का रमज़ान है। और मैं इसमें डालडा कुकिंग ऑयल ऐड भी कर रही हूँ, ठीक है। जिससे इसका टेस्ट और जो है वो बेहतरीन और निखर के आएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये स्पाइसी होगा या माइल्ड नॉर्मल होगा? स्पाइस होगा ताकि सब खा सकें। हाँ, मतलब बिल्कुल ही जी, फीका नहीं रख नहीं, दिया, अभी नहीं, तो लग रहा है फीका फीका सा कुछ अभी है। जनाब बनेगा, सारे स्पाइसेस अभी रखे हैं, मैं ऐड करूंगी। इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, भुनाई होगी, उसके बाद सारे स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे। हाँ, क्योंकि बड़ा फीका फीका सा अभी तक जी, लग रहा जी, है। जी। अब आप करती हैं कुकिंग? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी कुकिंग आती है मुझे। सारी कुकिंग आती है? अच्छा, इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं ये आपको पता है क्या क्या चीज़ें? अभी आपका मैं टेस्ट ले लूँगा, पता चल जाएगा। ये क्या चीज़ है, ये बताएं। ये सूखा धनिया है, सही जो बताया? पिसा बिल्कुल, नहीं है। साबुत धनिया जी। वाह भाई, पहली सबसे मुश्किल चीज़ सही है। तो आपने किससे सीखी कुकिंग, ये बताएं? मामा से, अम्मी से सीखी मेरी है? अम्मी से। तो क्या चीज़ ऐसी है घर में जो आप कहती हैं ये मैं अच्छी बना लेती हूँ? मैं आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती हूँ। अरे वाह, सारा वेट बढ़ाने वाले काम ये कर रही हैं। तो वैसे कोई जोर था कुकिंग के ऊपर फैमिली की तरफ से कि बेटा सीखनी है, या फिर आपको खुद शौक था? मुझे शौक भी था, पर मेरी मामा ने बहुत पहले ही हम लोग पे जिम्मेदारी डाल दी थी कि तुम लोगों ने ये सीखना है, क्योंकि लड़कियों को आगे जाके यही करना है। नहीं, लड़कियां माशाल्लाह और भी बहुत काम कर रही हैं आगे। लेकिन खाना आपको बनाना आ जाए। हाँ, ये आप अच्छी बात है। चाहे अगर आप बाहर के भी किसी मुल्क जाते हैं तो आप देखें वहाँ लोग खुद ही कुकिंग करते हैं, तो वो आपको आनी चाहिए। तो ज़्यादा वैसे देसी फूड आप अच्छा बना लेती हैं या दूसरे वाले भी ट्राई करती हैं? दूसरे वाले भी ट्राई करती हूँ, दूसरे पर वाले? मुझे देसी खाने का शौक है, तो मैं उसको ज़्यादा कीमा ये चीज़ें ज़्यादा मुझे अच्छी बनाने आती हाँ, हैं। ये चीज़ मुझे इनकी सबसे अच्छी लगी, देसी खाने। वरना ये कह रही है मुझे ना सहरी में पास्ता खाना है। अब बातें सुनो मैं इनकी। तो बनाऊंगी next सहरी week में पास्ता पास्ता। खाएंगी, लाजानिया खाएंगी, भाई देसी Next खाने week खाएं। बनेगा, देसी खाने बिल्कुल खाने चाहिए, ये बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। और इस वक्त और मेहमान हमारे मौजूद हैं हमारे साथ निशिस्त पे। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में शाहब भाई के बारे में बताया था कि मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज रहे, वहीं शाहब भाई आप ईडीओ हेल्थ भी रहे। अगर हम अपने मुल्क में देखते हैं तो तालीम और सेहत का एक ऐसा मसला है जो सही तरह हल नहीं होके दे रहा है।
अगर हम सेहत की बात करते हैं तो शाह भाई क्या वजह है, क्या हमारे पास फंड्स नहीं हैं क्या लग नहीं रहे हैं? क्योंकि लोग आज भी कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तो ठीक है काम कर रही हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की सतह पे हम देखते हैं तो काफ़ी नाउमीदी सामने आती है। देखें, एक तो फंड्स भी कम है, जो आपका जीडीपी है उसका बहुत सिर्फ 2% एजुकेशन और उसमें लगता है हेल्थ पे। फिर हेल्थ में जो है वो जो सरकारी सिस्टम है उसमें जो है ब्रेजन करप्शन है। और करप्शन ये नहीं है कि आप दवाइयाँ बेच रहे हैं या आप फंड्स नहीं लगा रहे, करप्शन ये है कि आप अपनी ड्यूटी ना दें प्रॉपर। क्योंकि जब मैं ईडीओ हेल्थ बना तो अब्बासी शहीद का जो ओटी था वो 1 घंटा चलता था। पेट में अगर रसों लिया तो 4 महीने का वेट है, हार्ट टूट गया तो 6 महीने का वेट है, और रात में जितनी भी डिलीवरीज होती थी वो सब ऑपरेशंस होते थे। तो उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो जो रात में ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो अपना हाथ साफ़ कर रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह। फिर जो पैथोलॉजी लैब्स हैं वो चल नहीं रही, और सारी जो है उसकी चीज़ें एक्सरे वो अक्रॉस द रोड जो प्राइवेट एक्सरे तो वहाँ चल रहे हैं। तो बहुत मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो सरकारी सिस्टम में हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो है ना वो जो है अकाउंटेबल होना चाहिए। और बहुत गड़बड़ है, और मैंने तो बहुत सख्ती की थी, मेरे तो बहुत ख़िलाफ़ हो गए थे और मैंने तो बहुत डंडा घुमाया था। फिर ये सैलाब ज़दगान आए थे 2010 में, तो उस ज़माने में टाउन होते थे, 18 टाउन्स थे। तो बिन कासिम टाउन में वहाँ का जो THO था वो बड़ा कि सर बड़ी शॉर्टेज है, बड़ी डॉक्टरों की शॉर्टेज है। तो मैंने कहा भाई हम किसी और पुल कर लेते हैं इसको। ईडीओ हेल्थ के पास तो मेरे पास तो पूरा कराची था एक्सेप्ट जिना और सिविल। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर्स निकाल लेता हूँ कहीं और से और यहाँ पोस्ट कर देता हूँ। तो जो नंबर 2 होता है आपको पता है हमेशा डेंजरस होता है। तो उसने मेरे कान में कहा डिप्टी THO ने कि सर वो मस्टर रोल निकाल के देख लें आप, पे रोल जो ड्यूटी रोस्टर जो होता है। तो उसमें 83 डॉक्टर्स थे पोर्ट का बिन कासिम टाउन में, और उसमें से 70 वीज़े पे थे। तो वो ज़ाहिर है मैंने FIA से भेज के उनको चेक करा लिया, तो ऑल ऑफ देम वर आउट ऑफ पाकिस्तान और सैलरी वीज़ा जा रही है। 70, और और सैलरी उनकी जा सैलरी आधी आधी हो रही थी, आधी उसको और आधी उधर। ओके। तो फिर मैंने उसके खिलाफ इंक्वायरी खोल दी, तो फिर उसने इधर से प्रेशर, उधर से प्रेशर, उधर से प्रेशर, तो प्रेशर तो ज़िंदगी में नहीं लिया कभी। तो बहरहाल मैं आई रोल्ड इज हेड। तो ये भी एक करप्शन है। तो शाह भाई जैसे कि एक तो आपने बताया कि 2% इसका बजट है, जबकि 2% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक जबकि जो अगर हम बात करते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में तो हेल्थ और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, ऊपर से फिर वो बजट भी सही तरह यूज़ नहीं हो रहा। तो क्या अभी इसको चेक एंड बैलेंस नहीं है कोई? अब क्या सूरत हाल है? क्योंकि ज़ाहिर है जब आप थे जो आपने सूरत हाल बताई। देखिए मैं तो 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अब कोई आपको लग रहा है बेहतरी है? मुझे क्योंकि नहीं लोग तो लगता। उसी तरह परेशान है। हाँ नहीं, मुझे तो नहीं लगता। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है आपकी, और अगर प्राइवेट इदारे ना हो और फिलंथ्रोपी ना हो, देखिए आइलैंड्स तो हैं एक्सेलेंस के, और पीपल्स पार्टी ने हेल्थ सेक्टर में काम भी किया है, और जो काम किया है उसको हमें जो अप्रिशिएट करना चाहिए। NICVDs उन्होंने खोले हैं। फिर इन्होंने जो है पीर गुलाम अली शाह जो लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है वो हम एज ए टैक्स कंसल्टेंट उनके लॉयर भी हैं, और मशीन्स वहाँ जो लगी हुई हैं जो ट्रांसप्लांट हो रहा है घंबट में, वो स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है। फिर इस तरह से जो पेशेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने साइबर नाइफ खोला था जिना अस्पताल में, और फिर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल है डॉक्टर तारिक महमूद ने चेंज कर दिया ऑल टुगेदर, वो भी कमेंडेबल है। फिर इंडस भी कर रहा है काम, फिर SIUT है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। आपके पास आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस मौजूद हैं, और वो पर्सनैलिटी ड्रिवन होते हैं, वो इंस्टीट्यूशन ड्रिवन होते हैं। तो हेल्थ में सिंध में तो काफ़ी चीज़ें शोकेस करने की हैं, और वो मिलजुल के हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही समझता हूँ कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, देखिए जो नौजवान नस्ल है ना, ये जो 90s के एंड में पैदा हुए हैं या जो अब 2000 में पैदा हुए हैं बच्चे, आने वाला वक्त इनका है। तो दे शुड नाउ स्टैंड अप, अपने हक़ की बात करें, अपनी नौकरियों की बात करें, अपनी तालीम की बात करें, अपनी फैसिलिटीज़ की बात करें, अपने मुस्तक़बिल की बात करें, अपने आने वाले वक्त की बात करें, कौन सा निज़ाम हुकूमत, कौन सा तर्ज़ ज़िंदगी उनको चाहिए। नाउ दे शुड कम फॉरवर्ड। जो लोग 60s और 70s में पैदा हुए थे, जिसमें हम भी शामिल हैं, या जो 50s में थे, हमने सिस्टम को ख़राब किया है। जो लोग इंडिया से आए थे या 1947 से पहले जिनके पास पाकिस्तान आया था, जो 71, 72, 73 में आके फारिग हो गए, रिटायर हो गए या नौकरियों से निकाल दिए गए, एक वो पाकिस्तान था और एक 71 के बाद या 1970 के बाद का पाकिस्तान है।
तो उसके बाद जो हालात हुए इस पाकिस्तान की, जो गुड गवर्नेंस है उसके परख चढ़ा दिए हमने। तो अब हम जो नई नस्ल है दे शुड कम फॉरवर्ड, और वो अपनी इस मुल्क की बागदौड़ भी संभालें, और आगे जो है वे फॉरवर्ड ये है कि कॉम्पिटेंस होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, और डेडिकेशन होना चाहिए, एंड लव विद द नेशन एंड लव विद द कंट्री एंड लव विद द सिस्टम जो पाकिस्तान को चला रहा है। शाह भाई, मैं क्योंकि ज़ाहिर यंगस्टर्स जो है, यूथ है, उससे अक्सर रहती है हमारा इंटरेक्शन, हमारे यंगस्टर्स के जहन में ये क्योंकि जी गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहिए, मज़े आ जाएंगे। देखिए किस मज़े के तहत हम सोचते हैं कि जी गवर्नमेंट जॉब तो करनी है? देखें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, नॉट पाकिस्तान, ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, आपकी जो तकदीर का जो पैमाना है ना वो बदलता है सरकारी जॉब से। ये एक एज ए मैटर ऑफ फैक्ट है। अगर कोई पुलिस में आ गया तो वो मुस्तहकम हो जाता है, अगर कोई रेवेन्यू में आ गया, वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बात नहीं कर रहे, जो सिक्योरिटी है, जो उसकी इज्जत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो जरा दूसरे वो उसके साथ जो है ना वो एक जहन बना हुआ होता है कि जी सरकारी जॉब में बड़ा कमाई है। ये नहीं, पहला बच्चा पहले कमाई का नहीं सोचता, पहला वो समझता है कि जॉब सिक्योरिटी, कमाई उसके बाद आती है। कमाई जो है वो सेकेंडरी है, और सारी सरकारी जॉब्स में कमाई नहीं होती। देखिए अगर आप टीचिंग में, जैसे आप नहीं, ज़्यादातर 90% गवर्नमेंट इदारे ऐसे हैं जहाँ पे नहीं होता। जैसे आप हेल्थ में ही अगर आप लग जाएं तो बहुत सारे हेल्थ के ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जैसे अगर कोई डॉक्टर है ओपीडी में बैठा है तो कौन सी इनकम, ज़्यादातर ड्यूटी से भाग जाएगा। इसी तरह से जो है वो बहुत चंद महकमे होते हैं जहाँ पे कमाई का होता है, समझे 10%। तो कमाई जो है सेकेंडरी है। बट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो स्टेटस सिंबल है वो जॉब होती है। आप पुलिस में चले गए, आप एक्साइज में चले गए, या आप प्रोफेसर बन गए, तो जॉब सिक्योरिटी तो उससे फिर चीज़ें वो उसको पता है कि मैं 35 साल अब नौकरी में रहूँगा, बैंक्स भी उसको लोन देता है, गाड़ी भी उसको मिल जाती है, तो सिस्टम इस तरह से चलता है। तो ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये है कि जो सरकारी जॉब है वो आपका स्टेटस चेंज करती है। अच्छा, सरकारी जॉब के बारे में यंगस्टर्स ये भी बात करते हैं कि ठीक है सरकारी जॉब भी कर लेंगे, वहाँ तो जाना पड़ता नहीं है। मैंने की बात सुनी है, पर्सनली मैं देख रहा हूँ कि जी वहाँ जाना नहीं पड़ता। जैसे आपने ही बताया कि जब आप देख रहे थे तो आधे पैसों में बात हो जाती थी डॉक्टर्स की, जो आपकी जिस डिपार्टमेंट में थे। ज़ाहिर और डिपार्टमेंट में भी हम इस चीज़ को दिखा भी चुके हैं, एक्सपोज भी अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं कि चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन हो, नहीं आ रहे जी तनख्वाह का एक हिस्सा जा रहा है। तो एक ये जहन लेकर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करने आ रहा है तो फिर सिस्टम कैसे चेंज होगा? देखिए सिस्टम तो चेंज होगा अकाउंटेबिलिटी से, और वो अकाउंटेबिलिटी ये नहीं होता नीचे से हो या ऊपर। सिविल सोसाइटी करेगी, आप जैसे जो है वो एंकर्स करेंगे, और जो है वो सिस्टम करेगा, हाजिरियाँ हो, उनको चेक किया जाए। और देखिए एलिमेंट ऑफ जो करप्शन है ना वो दीमक है, और दीमक की तरह वो सिस्टम को चाट जाता है। और आपने अगर कराची या किसी भी शहर को बनाना है तो वहाँ के मकामी को वहाँ का सिस्टम की बागदौड़ आपको देनी पड़ेगी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो KMC हो, चाहे वो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो। जब तक लोकल लोग, वहाँ के मकामी लोग, मकामी आदमी बेरोज़गार है, बाहर का आदमी आके दिहाड़ी लगा रहा है। SBCA में आप देखें सारे इन्होंने उसको कराची बिल्डिंग ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि ज़ाहिर इसका एक रीज़न ये भी होता है कि ज़ाहिर जो भी बंदा मकामी होता है ना तो उससे क्वेश्चन एंड आंसर हर कोई कर सकता है, ज़ाहिर इलाके वाले, मोहल्ले वाले। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इस चीज़ को देखना चाहिए। बारान रहमत, आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ज़हनब ने चिकन कीमा कढ़ाई, सही बोला है आज मैंने, चिकन कीमा कढ़ाई तैयार कर लिया, व्हाइट चिकन कीमा कढ़ाई। और आज अब ये टेस्ट लग रहा है, अब लग रहा है कि कुछ बहुत टेस्टी भी है। तो ठीक है, अभी इसमें और क्या मजीद ऐड करना है? मजीद मैं टेस्टी बनाने के लिए नेस्ले मिल्क पैक क्रीम डाल रही हूँ उसमें, ताकि इसका टेस्ट और जो है वो ज़बरदस्त हो जाए। जी बिल्कुल जी, और 100% डेयरी क्रीम है, कोई भी वेजिटेबल फैट इसमें शामिल नहीं है। नेस्ले क्रीम 2 वेरिएंट्स में आती है, और देखें अब आप और ज़्यादा मज़ीद ये ज़बरदस्त लगने लगा है। बिल्कुल, अब तो खा के हमारे मेहमान ही बताएंगे कि कितना अच्छा है। ड्रिंक क्या बनाया जाए? ड्रिंक मैंने बनाया वाटरमेलन मजीटो। वाटरमेलन मजीटो यानी कि खरबूजे का शरबत, तरबूज का शरबत। जी बिल्कुल। तो आपने इसको बिला वजह ये नाम क्यों दे दिया, मजीटो ही कहते हैं, वाटरमेलन मजीटो कहते हैं। ये आपको पता है ये वाटर पंप का मशहूर होता है? जी मैं तरबूज का शरबत आपने वहीं से पिया खड़े होके? मैं नहीं पी थी, लेकिन और आपने आकर इधर ये कर दिया। नहीं, और वाटर पंप पे अगर आप जाएं तो बड़ा मशहूर है तरबूज का शरबत, सबने पिया होता है, इन्होंने भी पिया होगा। अब वहां से पीकर, अब ये शेफ की क्वालिटीज देखें आप, वहां से पी के आई, इन्होंने कहा अब मैं अगर बोलूंगी तो वाटरमेलन मजीटो, अब कोई सुनेगा तो इसके फौरन जो है 500-600 रुपए बढ़ जाएंगे। जी अब बताएं क्या क्या? रिफ्रेशिंग सा ब्लैक सॉल्ट है इसमें, ब्लैक पेपर है, और थोड़ा सा मिंट भी डाला है, चंक्स हैं वाटरमेलन के,
और वाइट सोडा इसमें। वाइट सोडा है जी, बिल्कुल हम पी के बताएंगे कैसा है। और वो भी तरबूज का शरबत बुरा नहीं होता, जी अच्छा हाँ, होता बहुत है अच्छा होता है, बिल्कुल मज़ेदार। पीते रहना चाहिए जी इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये एक क्वालिटी होती है, ये जब इस तरह के नाम लग जाते हैं ना तो फिर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा जी, आज बात हो रही थी ग़ज़वा बदर के हवाले से, जैसे 17 रमज़ानुल मुबारक है और आज ही के दिन ग़ज़वा बदर का वाक़या भी रोनुमा हुआ था। मोहसिन भाई, अगर हम ग़ज़वा बदर की बात करते हैं, जंग बदर की, तो ये हमें किस चीज़ का सबक देती है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, नस्रुम मिनल्लाहि फ़तहुन क़रीब, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो कि अल्लाह के महबूब और रहमतुल लिल आलमीन हैं। मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, कैसर व कसरा को पल भर में कुचल आए। जहाँ जाते थे जाता था नाम अल्लाह का भी, जहाँ गए दरो दीवार का नक्शा बदल आए। यकीन मानिए, इस्लाम का पहला मार्का जिसे जंग बदर कहा जाता है, और यह ऐसा मार्का था कि वहाँ 1000 का लश्कर है काफिरों का, साजो सामान से लेस, हथियारों से लेस, तलवारों से लेस, ढालों से लेस, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ 313 मुसलमान थे जिनके पास ना साजो सामान ना तलवारें। यकीन माने टूटी हुई तलवारें थीं, कुछ के हाथ में छड़ियाँ थीं, और अगर घोड़े भी देखे जाए तो वहाँ कसीर तादाद में घोड़े, यहाँ रिवायत में देखें तो 2 घोड़े हैं। अगर आप देखा जाए कि इनकी ज़िंदगी यानी 313 कहाँ और 1000 का लश्कर कहाँ, तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि याद करो कि जब अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई बदर की, और मदद कैसे फरमाई, फिर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने 1000 फरिश्ते नाजिल फरमाए। सुभान अल्लाह। कुरान फरमाता है, और 1000 फरिश्ते नाजिल फरमाए किनके मुकाबले में, वो कुफ़ार, वो मुशरिकीन, वो कुफ़ार कुरैश जो कि सामान और सामान से लेस थे, हथियार और जंग के लिए पूरे इरादे से आए थे। तो अल्लाह ताला ने ऐसी मदद फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ये अल्लाह से फरमायात करते हैं, अल्लाह ये जो ग्रोह है मेरा, ये जो मेरा कुंबा है, ये जो मेरी उम्मत है, ये 313 है, अगर आज रुसवा हो गए, मिट गए, तो फिर ऐ अल्लाह तेरा नाम लेने वाला फिर कोई ना रहेगा। बेशक। यकीन माने फिर ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने उनके मुंह पर कंकरियाँ मारी, और फिर अल्लाह ताला के प्यारे नबी को अल्लाह ने खुशखबरी बताई कि कल फ़तह तुम्हारे नाम पर होगी। हुजूर इशारा करते थे कि फ़ला फ़ला काफिर इधर मरेगा, इधर होगा। और यकीन माने कि सहाबा का जज्बा देखने वाला था कि 313 सहाबी, और इनमें से 1-2 नन्हे मुन्ने बच्चे थे जिनका नाम था मुआज़ और मुअव्वज़। इन्होंने सबसे बड़े काफिर सरदार जिसका नाम है अबू जहल जिसे कहा जाता था, उसे जहन्नुम वासिल किया। अब मैं थोड़ी सी इस पर अगर आप ये रात दें तो मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाहु अकबर, ये दोनों भाई हुजूर के पास आते हैं। एक भाई कहता है देखें अब बड़े वाले को तो आपने कबूल कर लिया, तो छोटा भाई अपनी एड़ियों पे खड़ा होकर कहता है मैं भी बड़ा हो गया, आप मुझे भी कबूल फरमा लें। यहाँ तक की रिवायत में लिखा है कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यही कर लें कि हमारे पास ढाले बहुत कम हैं, तो हमारे सहाबा जब ढाल की बारी तो मुझे उठा लें ताकि उन सहाबा को जंग में कोई तकलीफ़ ना हो। ये जज्बा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों ने उस अबू जहल का, जिसे कहते हैं ना कि उसको अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नुम वासिल किया। अब अगर आप गौर कीजिए कि ये जो 313 हैं ये अल्लाह के इतने मकबूल हुए, इतने मकबूल हुए कि अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्तों का लश्कर भेजा। यहाँ सहाबा सिर्फ छड़ी उठाते थे, काफिरों की गर्दनें कट जाया करती। अच्छा मोहसिन भाई, ज़ाहिर है जब आपने खुद ही बयान किया कि इसमें मुसलमानों की तादाद कम थी, वहाँ पे एक बड़ा लश्कर था, तो हिकमत अमली क्या थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जंग बदर पे? हिकमत अमली क्या थी? देखिए, हुआ ये था कि अबू सुफियान जो थे वो एक काफ़िला लेके गए शाम की जानिब, और तिजारत का काफ़िला था, और उस काफ़िले को वो जब वापस आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा माल था। तो कुफ़ार कुरैश जो थे मक्का वाले, उन्हें मईशत के हवाले से, जैसा अभी बात करते थे, मईशत के हवाले से एक काली ज़रब मारनी थी कि ताकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़ी हो सकें। वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयारी कर रहे थे, मदीना पर नाउज़ुबिल्लाह जो है वो चढ़ाई करना चाहते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफ़िला वहाँ भेजा, और फिर
अल्लाह के रसूल ने फरमाया हम कि वो बदर के मुकाम से आ रहे हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काफ़िला तैयार किया, हम बदर के मुकाम पे इन्हें रोकेंगे। तो फिर कुफार कुरैश ने क्या चालाकी की कि जो मक्के के कुरैश के जो काफिर थे उनको कहा भाई मुसलमान हम पर हमला करने वाले हैं और तुम तैयारी करके आ जाओ। तो फिर कफार कुरैश ने कहा अच्छा मुसलमान ये हमसे लड़ेंगे, यानी कि वो गरूर व तकब्बुर था। तो फिर 1000 का लश्कर तैयार हुआ, लेकिन अल्लाह ने, जो मैंने कहा ना कि अल्लाह ने फतह उनके हाथ में दी जिनके पास ईमान था, जिनके पास जज्बा ईमानी था। बिल्कुल जी। और इससे हमें ज़ाहिर है ये सबक भी मिलता है कि हर जंग जो है वो ताकत से, पैसे से नहीं जीती जाती है। अल्लाह पे यकीन जो है, भरोसा जो है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बहुत सी दफ़ा हम ज़िंदगी में जो है मायूस हो जाते हैं, लेकिन तभी हमें इन तमाम ऐसे जो वाक़यात हैं इनको याद करना चाहिए कि कभी हमें मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह पे अगर हमारा भरोसा है तो हमें जंग बदर का वाक़या हमारे सामने एक बड़ी मिसाल है। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हम मोहसिन भाई से पूछेंगे। हमारे मेहमान भी इस वक्त हमारी निशिस्त पे मौजूद हैं। अच्छा अबक, जो उस वक्त मैंने एक सवाल किया था ज़ैनब से, ये थोड़ा सा ज़रा क्लियर कीजिएगा कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं खाने पीने की जो नॉर्मल होती हैं, जैसे अगर समोसे हैं तो नॉर्मल है, अब जिन्होंने बनाया हुआ है जी वाटरमेलन मजीतो, अगर वैसे देखें तो तरबूज का शरबत है। ये जो नाम चेंज करते हैं, क्योंकि आप फूड रिव्यूज़ भी करती हैं, तो इससे कितना फ़र्क आ जाता है पैसों में? इससे बहुत फ़र्क आ जाता है पैसों में। अगर आपने एक ड्रिंक, जैसे कि हम कॉफ़ी ले रहे हैं एक आम शॉप से, तो वो हमें नॉर्मल प्राइस में मिलेगी, पर उसको अगर हम लाटे करके एक बड़े ब्रांड में बेचेंगे तो वो सेम चीज़ होगी, बट वो उसकी उतनी ही प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे। चीज़ वही होती है। अच्छा चले, कुछ तो ब्रांड्स होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जैसे बात कर रहा हूँ आप लोग जाते रहते हैं रेस्टोरेंट में, हमने रिव्यूज़ भी देखे हैं, तो उसमें जो चीज़ें आ रही होती हैं वो होती तो यही है, ये नॉर्मल चीज़ें ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये सिर्फ नाम बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं, प्रेजेंटेशन बदल देते हैं, उसको ज़रा ज़्यादा यूनिक तरीके से रख के तो वो ऐसे दिखाते हैं कि ये चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है या हाई क्वालिटी है, बट वो होती वही है। अच्छा प्रेजेंटेशन, खाने की जो प्रेजेंटेशन होती है इसकी वजह से कितने जो है वो फ़ायदा होता है और कितना प्राइस बढ़ जाता है? बहुत फ़ायदा ये जो होता है। पुदीने धनिया ऊपर डाल देते हैं, अदरक, इससे कितना फ़र्क पड़ जाता है? बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इससे कलर से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जैसे अगर चीज़ ज़्यादा कलरफुल है तो वो पब्लिक को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और पब्लिक उतनी ही उस चीज़ की तरफ जाएगी। ठीक है। अच्छा बात उस वक्त उसकी हो रही थी स्किन केयर की। स्किन केयर के मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि हमने भी काफ़ी प्रोग्राम्स में स्किन केयर के प्रोडक्ट पे काम किया और हमने देखा कि जी बहुत सारी 2 नंबर कॉस्मेटिक भी बन रही होती है। तो जो इस तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे आपने बताया कि आपके पास एक आई और वो आपको नहीं समझ आई, तो क्या हर जो चीज़ सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि इश्तिहारात की सूरत में आ रही होती है, चाहे उसको कोई ब्लॉगर बना रहा हो, कुछ बना रहा हो, तो क्या फ़ौरन उस चीज़ को इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं? नहीं करना चाहिए। पहले आपको अपना स्किन टोन, अपनी स्किन को देखना चाहिए, उसके हिसाब से आप जो ब्रांड यूज़ कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, लोकल यूज़ कर रहे हैं। मैं बहुत टाइम लोकल यूज़ करती हूँ, ब्रांड्स नहीं यूज़ करती मैं, क्योंकि अक्सर ब्रांड में भी आपको वो क्वालिटी नहीं मिलती जो लोकल में मिलती है आपको। तो वो आपको देखना चाहिए ये आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जो भी चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं हमें तो देखिए उसके पैसे मिल रहे हैं, हो सकता है लेकिन वो आपको सूट ना करे, वो अगर मुझे सूट कर रहे हैं, ये भी तो इसमें होता है ना, तो यही चीज़ होती है। अच्छा ये भी होता है कि ज़ाहिर है जो हम देखते हैं बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो कभी कोई तेल बेच रहा है, कभी कोई शैम्पू बेच रहा है, वो खुद तो यूज़ नहीं करते होंगे ये चीज़? नहीं, वो खुद यूज़ नहीं करते, खुद तो वो चीज़ यूज़ करते हैं जो उनका डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है कि ये चीज़ आपने यूज़ करनी है, लेकिन ये है कि वो कहते हैं बाकी आवाम करती है। आवाम करती रहे। अच्छा जब ये फैशन की उस वक्त बात हो रही थी, आजकल एक बड़ा इन हुआ हुआ है फर्शी शलवार की बात हो फर्शी रही है। शलवार हमने सुना है फैशन दोबारा पलट के वापस आते हैं, तो बिल्कुल ऐसा है आते कि हैं। फैशन दोबारा पलट पलट के वही आ रहे हैं और बिल्कुल। अलग अलग एराज में आ रहे हैं? अलग अलग एराज में आ रहे हैं। ये फैशन था 70s का, 70s में पहनी जाती थी। ये मर्द भी पहनते थे और औरतें भी पहनती थी, दोनों पहनते थे फर्शी शलवार। अच्छा। पर वो काफ़ी टाइम बाद ये वापस आया तो लोग, पब्लिक को बहुत अच्छा लग रहा है, बट काफ़ी टाइम बाद जब आप ये देखेंगे तो आपको खुद ही अच्छे नहीं लगेंगे आप। अच्छा तो ये 70s का फैशन है, ज़रा मैं क्लियर कर दूं, आजकल बड़ा चल रहा है, हम देख रहे हैं और दूसरे चैनलों पे भी इसका जिक्र आता है। तो ये 70s का फैशन है और फैशन जो है वो दोबारा पलट के वापस आ जाता है। शाह भाई पॉलिटिक्स की बात करते हैं। पॉलिटिक्स में आप एक अरसा MQM में रहे, उसके बाद फिर आपने PTI ज्वाइन की, फिर आप आज़ाद उम्मीदवार हो गए। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने MQM छोड़ी क्यों, क्या वजह थी, क्योंकि आपकी तो एक बड़ी क्लोज बॉन्डिंग थी MQM के साथ। जी मैंने जॉब छोड़ी 20 अक्टूबर 2018 को और MQM से अलहदगी इख्तियार की 13 सितंबर 2022 को। तो 4 साल मैं बैठा रहा। खालिद मकबूल ने कोई ओपनिंग नहीं दी, ना मुझे एडजस्ट किया। हो सकता है कि मैं उनके क्राइटेरिया पे पूरा ना उतरता हूँ, उसका जवाब वो खुद ही देंगे। मगर ये कि
1986 से या 1978 से लेके हमारी वफादारी में और हमारी नज़रिए में तो कोई झोल नहीं आया। मुस्तहकम रहे, साबित कदम रहे, हर तरह के हालात को फेस किया। मगर 4 इयर्स जो है वो किसी किस्म की कोई मुझे उन्होंने ओपनिंग नहीं दी। ज़ाहिर है वही थे मूवर एंड शोकर। जब तकसीम हुई फ़ारूक भाई वाली तो हमने इनका साथ दिया और फ़ारूक भाई नाराज़ भी हुए और राइट फ़ारूक भाई का था उसमें। मगर चूँकि फ़रोग नसीम जो है वो खालिद भाई के फेवर में थे तो हमने फ़रोग भाई के क्योंकि साथ आपकी देते फ़ारूक हुए- भाई से एक बड़ी क्लोज बॉन्डिंग है। खालिद भाई से सबसे ज़्यादा खालिद भाई से थी और अभी भी मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। मगर हो सकता है कि उनका जो भी क्राइटेरिया हम उस पर पूरा नहीं उतरते थे तो उन्होंने ओपनिंग नहीं दी। और हम ये चाहते हैं और चाहते थे कि अपनी कम्युनिटी को सर्व करें और उनकी राइट्स के लिए बात की जाए। वो पूरा एक फ़िलासफ़ी है, फ़लसफ़ा है, उस फ़लसफ़े को मैं आज भी बिलीव करता हूँ। और पीटीआई में इस वजह से गए थे कि उनका जो है वो पॉपुलर वोट था उस वक्त। तो उन्होंने कहा हमने तो अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है, प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने इस तरह का 9 में और फिर आपको पता है इतने गड़बड़ ज़्यादा हो गई कि ज़ाहिर है फिर हम उस नैरेटिव को लेके तो नहीं चल सकते ना। इदारों से तो कोई किसी किस्म वो तो एमक्यूएम ने कभी नहीं किया ज़िंदगी में। मतलब इस तरह की हरकत तो कभी एमक्यूएम ने नहीं की, कभी हमला नहीं किया। तो एमक्यूएम तो एक फ़लसफ़ा है और एमक्यूएम तो हम तो चलते फिरते एमक्यूएम आज भी है। अच्छा, अगर एमक्यूएम कल को आपके पास आए और ये चीज़ कहे कि भाई ठीक है हमसे गलती हो गई और आपको दोबारा कहे कि आए शाब भाई अपनी खिदमत दें, तो आप चले जाएंगे आप एमक्यूएम में दोबारा? देखिए मैं तो चलते फिरता एमक्यूएम हूँ, फ़लसफ़ा है ना। देखिए एमक्यूएम इज़ अ फ़िलासफ़ी। आज कोई है, कल कोई और होगा। तो हम तो उस नज़रिए पे आज भी कायम है, पहले भी कायम थे, पीटीआई में भी थे तो भी एमक्यूएम वाले ही फ़लसफ़े पे थे ठीक है। कि अपने लोगों की खिदमत करनी है, अपने लोगों का वो है। और कराची के लोगों के लिए आज भी पैगाम है कि भाई जो आपके अपने जब पीटीआई ने जो 20 लोग खड़े किए थे 2024 के इलेक्शन में, वो एक भी मुकामी नहीं था। तो कम से कम और आप पागल होके उन लोगों को अपने इलाकों से जितवा रहे हैं। वो अपने इलाकों से भी आ रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी, आपके इलाके से भी उनकी नुमाइंदगी हो रही है। देखें इथनिक लाइंस पे मुल्क डिवाइडेड है, शहर डिवाइडेड है। तो जो आपकी घर की पार्टी है, कराची के अवाम को, नौजवानों को मैं बोलूँगा कि आप उसको सपोर्ट करें। और आपकी जो घर की पार्टी है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है और आप हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा शाह भाई, एक बात अक्सर लोग कहते हैं, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स से नहीं रहता ताल्लुक़, कहते हैं कि जी जब मुस्लिम लीग नून आती है, ये पब्लिक कह रही है, इसको बिल्कुल हरगिज़ मेरा स्टेटमेंट ना लें, जवाब आप देंगे कि जब मुस्लिम लीग नून आती है तब मईशत बेहतर होती है, ऐसा पब्लिक में कुछ लोगों का कहना हुआ मेरे सामने। तो क्या आप, क्योंकि ज़ाहिर है इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो क्या मईशत बेहतर होती है उनके आने से? जी बिल्कुल बेहतर होती है। उनकी इकनॉमिक टीम बहुत बेहतर है पीएमएलएन की। और हमेशा जब पीएमएलएन आई है तो उसमें मईशत में बेहतरी आई है। और अभी जो गवर्नमेंट है वो तो एक नेशनल गवर्नमेंट है, उसमें पीपल्स पार्टी भी, उसमें एमक्यूएम भी है, तमाम जो पार्टीज़ हैं जिनका स्टेक है वो सारी मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मईशत अपने राइट ट्रैक पे जारी है। और सियासी जो है स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। अभी आप देखें कि कितना ज़्यादा जो है ख़तरे में है हम लोग कि चारों तरफ से जो है ये ख़ारजीज़ ने हमले किए हुए हैं। रोज़ाना जो है हमारे फ़ौजी भाई शहीद हो रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने इदारों के साथ खड़े हों, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हों और जो है स्टेबिलिटी लेकर आएँ, माशी स्टेबिलिटी भी लाएँ और सिक्योरिटी की भी स्टेबिलिटी लेकर आएँ। और जितने भी जो इस तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा का बाइस हैं, ये खारजीज़ हैं और जो मिसगाइडेड लोग हैं, हमें डेफिनेटली जो है ना इनका कलमा करना चाहिए और अपने आर्मी के साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपनी एजेंसीज़ के साथ खड़ा होना चाहिए। और अपने जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो कि बिल्कुल मईशत को ट्रैक पे लेकर आ रही है उसको सपोर्ट करना चाहिए। और अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, अननेसेसरी डीचॉक, अननेसेसरी हमले बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है हम सबको ही अपने, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, मैं हर अपने प्रोग्राम के एंड में ही पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी से ठीक है, किसी को भी किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर बात आए पाकिस्तान की, बात आए पाकिस्तान के स्टेक की, तो हम सबको एक होना है। उस वक्त हमें ये नहीं देखना ये सिंधी, ये पंजाबी, ये पठान, नो, हम सब पाकिस्तानी हैं। सबके पास CNIC जो है पाकिस्तान का होता है। जो आपने ये बात कही कि हाँ उनके आने से मईशत बेहतर होती है, ये आप ऑन पेपर चीज़ों की बात कर रहे हैं
ये ऐसा ऑन पेपर है? जी, ये मैं चीज़ें? स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात कर रहे स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, फिगर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, इनफ्लो के हवाले से बात कर रहा हूँ, फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट के कम होने की बात कर रहा हूँ, मैं आपके ये जो है इन्फ्लेशन का कम कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जाने की बात कर रहा हूँ, और जो प्राइस इंडेक्स है उसकी जाने की बात कर रहा हूँ, इसेंशियल कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं उनकी नीचे जाने की बात कर रहा हूँ, पीओएल की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की जो PKR टू USD पैरिटी है उसकी स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपसे जो है वो स्टेट बैंक की जो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये कोई ड्राइंग रूम टॉक या सोशल मीडिया एक टॉक, जनरल राय नहीं दे रहा। जनरल राय मैं नहीं दे रहा, मैं स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सवाल मैंने इस वजह से कर भी लिया था कि क्लियर भी हो जाए लोगों को, लोग समझेंगे नहीं, पता नहीं शायद किस उसके तहत बात हो रही है। ये जो बात कर रहे हैं स्टैटिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो गिनवा भी दी हैं। और अगर ये सवाल था तो ये मेरा पूछना इस वजह था कि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जब लोग इस तरह की बात कर रहे होते हैं। मोहसिन भाई से हम बात कर रहे थे। मोहसिन भाई, जैसे कि आपने बताया कि जब ग़ज़वा बदर हुई थी तो ज़ाहिर शिकस्त भी हुई और उस वक्त उनके जहन में था कफ़ारे मक्का के, जी हम तो बड़े पावर में, बड़ी उसमें, और एक गुरूर था कि हमने तो हराना ही है। जब वो जंग हार गए तो फिर क्या सबक मिला इन्हें, और जो उस वक्त कैदी पकड़े गए थे उनके साथ क्या सलूक हुआ? हाय हाय, कितना खूबसूरत सवाल किया आपने। सबसे पहली बात कि इसमें देखा जाए तो 70 काफिर मरे और 14 जो है सहाबा कराम वो शहीद हुए। और आप यकीन माने जो काफिर कैदी बने, 70 काफिर जो है ना वो कैदी भी बने। और जब कैदी बने तो इस्लामी एक टैक्स होता है जिजिया, जिन्हें कुछ को इस तरह छोड़ दिया गया कि इस्लामिक टैक्स जिजिया देकर, लेकिन मेरे आखिर सल्लल्लाहु ने इतना करम किया, मैं फरमाया तुम में से पढ़ा लिखा कौन है, तुम में से इल्म वाला कौन है? फरमाया तुम में से जो मेरे 10 सहाबी को पढ़ा देगा, इल्म सिखा देगा, हम उसे भी कैदी से आज़ाद दे देंगे। यानी इस्लाम इतना प्यारा दीन है कि वो अगर कोई सज़ा भी मैं आ गया तो उसको ये यानी कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी उसको ये फरमा रहे हैं कि तुम हमारे लोगों को पढ़ा दो, इल्म सिखा दो, हम तुम्हें कैद से आज़ाद करा देंगे, कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये बात इस्लाम ने ये जो दर्ज दिया ना कि आप देखें कभी किसी जंग में कोई कैदी पकड़ लें तो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती होती है। आज आप देख लें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, लेकिन मेरे नबी का ये दीन जो सिखा रहा है कि इस्लाम हर उस कैदी के साथ रहमदिली भी करता है जो इल्म रखता है या फिर नॉलेज रखता है। बहुत शुक्रिया। सहरी का दस्तरखान इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है और वाइट कीमा कढ़ाई, बिल्कुल सही नाम लिया है मैंने, जो उन्होंने बनाई है। वो पूछते हैं अपने मेहमानों से उन्हें कैसी लगी। शाब भाई, कैसी लगी आपको वाइट कीमा कढ़ाई? बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन बनाया उन्होंने। तो ये और आप कीमा तो वैसे भी मेरा फेवरेट है और बहुत बना हुआ भी अच्छा है। अच्छा, पक्की बात है, दिल से बोल रहे हैं? दिल से बोल रहा है, जो भी बात हम करते हैं दिल से करते हैं। दिल से करते हैं। मोहसिन भाई आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सही है। ये चिकन का कीमा ही है। जी जी, बेहतरीन बना है। चिकन का उन्होंने कंफर्मेशन ले ली, चिकन का ही है कि नहीं है। अब आप बताएं जी। बहुत मज़े का था, बहुत मजे का, हमें पक्की बहुत अच्छा बात है। लगा। नहीं, पक्की बात है बिल्कुल। हाँ, तो आप फिर एक वीडियो बना के इनकी डाल दीजिएगा जी, बहुत अच्छा कीमा बनाती मैं हैं। ज़रूर। इनके लिए इतना कर दीजिएगा। वैसे ज़ैनब, आप अपना रेस्टोरेंट कब खोल रही हैं? जब आप खुलवा के देंगे। मैं बिल्कुल बात करता हूँ जी, एक कार्ड लगवा देते हैं आपको ठीक है, फिलहाल, सही है, तो वहाँ पे हम बात करके फिर आपका जो है कोई रेस्टोरेंट, ठीक उसको हो हम गया। रेस्टोरेंट कह Done, देंगे, done। कार्ड को आपका। शुरुआत इससे करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक जाता है। ओके, डन हो गया। अच्छा, कार्ड को उर्दू में क्या कहते हैं? ठेला, ठेला लगवा के देंगे, ठेला लगवा के देंगे हम इनको। एक छोटा सा शुरुआत ठेले से करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते फिर इनका अपना रेस्टोरेंट होगा एक दिन इंशाल्लाह, हम दुआ करते हैं। अच्छा, अब ये बताएं, आपके ज़ाहिर है आप फूड ब्लॉगिंग भी करती हैं, तो अक्सर हमने ये भी देखा है कि जी जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं वो जाते हैं और अगर उनको सर्विस अच्छी ना मिले या डिस्काउंट नहीं मिले ना तो वो गंदे गंदे रिव्यूज़ डालने लगते हैं। ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। क्यों करते हैं ऐसे? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सर्विस अच्छी नहीं मिली या उनसे बात किसी ने अच्छे तरीके से नहीं की, तो वो सब कुछ सोशल मीडिया पे बता देते हैं। बट अक्सर कभी ऐसा होता है कि लोग थके होते हैं, लोगों की मजबूरी नहीं समझते, बट वो अपना जो उनके पास एक सोशल मीडिया की पावर आ गई है ना, उसको बस उनको यूज़ करना है, उसको कहते हैं बस डाल दो, कोई बात बस नहीं। डाल दो। अच्छा, आपको खिलाते हैं कभी रेस्टोरेंट वाले फ्री में खाना जब आप आई हैं? मुझे तो बहुत प्यार आते हैं। बहुत प्यार आती हैं। तो पूरी पूरी फैमिली जाती है? कितने तक का बिल बनाना होता है उस दिन?
नहीं, उस दिन ऐसा कितने होता का है बिल कि ना वो बनाना था? हमें बता देते हैं कि जैसे 1 पर्सन आपके साथ आ सकता है, या आप अपना कैमरामैन ला सकते हैं, या कुछ होते हैं जो आपको कहते हैं कि आप अपनी फैमिली को साथ ला सकते हैं, बट ज़्यादातर यही होता है कि 1 पर्सन आपके साथ होता है। अभी कराची में वैसे काफ़ी रेस्टोरेंट्स खुल गए, बहुत गुलिस्तान जौहर में बहुत खुल गए, बहुत तो खुल गया है, जौहर तो भर गया पूरा रेस्टोरेंट पूरी से। पट्टी जो है वो अब भर चुकी है हाँ रेस्टोरेंट से। बिल्कुल, कलरफुल हो गया काफ़ी वो आपका भी। फिर सैटरडे संडे फिक्स होता होगा, इधर जाना है इधर जाना मेरे है, हाँ इसी तरह होता है हमारे इसी साथ। तरह होता है। ये अच्छी बात होती है भाई, फूड ब्लॉगर्स के ये बड़े मज़े होते हैं, जब चाहें जहाँ जाएं खाना फ्री में खाते रहे। शाह भाई आप बताएं, वैसे आप हैं फूडी हैं नहीं? बिल्कुल भी आपको मुझे देख के नहीं लग रहा। नहीं, वैसे कुछ लोग होते हैं ना कहते हैं हम नहीं है फूडी, वैसे आप हैं? नहीं, यहाँ शौक से खाते हैं, मीठा ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा, और वैसे और मैं देसी? बास्किन रॉबिन और मोविन पिक का भी हम ऑथराइज्ड वो है ना, अच्छा। टैक्स कंसल्टेंट, तो वो रोज़ाना एक आध कोई केक हुआ, मैंने कहा खुदा के वास्ते भेज देना बंद कर दें। शाह भाई आप तो मैं पहले रोज़ मुझे खा भिजवा लेता दिया करें, कोई मसला नहीं, मैं खा लूँगा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खा लूँगा शाह भाई, हमें भिजवा दिया करें आप। अच्छा जैसे शाह भाई आप वैसे देसी फूड ज़्यादा वो करते हैं प्रेफर, या फिर ये जो आजकल ये बता रही नहीं, थी? देसी जैसे ये कीमा है, अच्छा, इसका अपना ही दाल टेस्ट चावल, है, अपना ही टेस्ट है शाह भाई इसका। और ये बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, मगर वो ही बस ट्रेडिशनल चीज़ें। हाँ, हमें वही अच्छी लगती है। अभी अजीब अजीब खाने जो आ गए ना, पाए शाय नहीं खाता ये, मतलब गैर इंसानी वो डिशें खुराक खुराक कहते हैं, नहीं जो खाते हैं भाई वो खाते हैं, लेकिन वैसे उसमें बड़ा मुझे भी ऑयल फील होता है। ये जो अभी आपने ड्रिंक पिया, तो शाह भाई ये वही ये अच्छा ड्रिंक था। तरबूज वाला फील थी या नहीं थी? नहीं, मैं तो गया ही नहीं, वाटर पंप वाला नहीं? वाटर पंप मेरे ख्याल में 25-30 साल हो गए मैं नहीं गया उधर उस तरफ। शाह भाई तो वाटर पंप का कभी आपने तरबूज का शरबत नहीं पिया? शायद जवानी में पिया हो तो पिया होगा। तो ये वाला टेस्ट नहीं आ रहा था शाह आप भाई? पी के देखें वो नहीं, वाला था टेस्ट बहुत है कि अच्छा है नहीं है। वैसे। टेस्ट अच्छा था, वहाँ भी ट्राई करिएगा, वो भी अच्छा है शाह भाई, बिल्कुल। आप ले चलें हमें, हम चलते हैं आपके बिल्कुल, और मैं कहता हूँ क्या हुआ, जाके बिल्कुल पीना चाहिए। अच्छा शाह भाई, हमारे यहाँ एक बड़ा इशू होता है अब, क्योंकि टैक्स पे बड़ी सख्ती हो गई, अच्छी बात है, टैक्स पे करना चाहिए सबको, इससे मुल्क की मईशत जो है बेहतर होती है। अब भाई कंफ्यूज रहते हैं लोग, अब क्या लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वो अवेयरनेस नहीं है, घबरा जाते हैं कि नहीं, यार टैक्स का लेटर आ गया, ये आ गया। अवेयरनेस नहीं है, और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से बेचारे फंस जाते हैं। ज़्यादातर लोग तो टैक्स देना चाहते हैं, और उस वजह से जो है वो एक तो जैसे बकरीद में बहुत सारे लोग कसाई बन जाते मौसमी हैं ना, कसाई। तो इस तरह मौसमी टैक्स कंसल्टेंट जो है ना वो ऐसी की तैसी कर देते हैं लोगों को, उल्टे सीधे टैक्स रिटर्न डाल देते हैं, और फिर लोग फंस जाते हैं बेचारे, ये टाइम बार करा देते हैं, जवाब नहीं देते। तो ऐसा नहीं है, हमारे लोग लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से सफ़र करते हैं। तो इससे किस तरह, अगर कोई चाह रहा है कि बिल्कुल सही अपना इजी स्ट्रेट स्मूथ चलता रहे, तो उसके लिए क्या करना बहुत चाहिए? इजी होता, खुद जाके भी तो आप यूट्यूब पे इधर उधर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पढ़ें, सुन के और आप कर लें, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं होती इसमें। बिल्कुल जी, मुश्किल नहीं है, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप कर लें, वरना जो सही कंसल्टेंट है उससे रब्ता करें, और बिल्कुल टैक्स जो है वो सबको देना चाहिए। और आज हम बात कर रहे हैं ग़ज़वा बदर के हवाले से। मोहसिन भाई, अगर हम आज के दौर में देखते हैं तो ग़ज़वा बदर से हमें आज के दौर में क्या सबक लेना चाहिए? फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कतार दर कतार अब भी। मसला है कि आज भी अगर वो जज्बा ईमानी हम रखें तो यकीन माने आज भी अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए हमारी मदद कर सकता है। हम सोचते हैं कि यार अब तो मैं लोग जो हिम्मत हार जाते हैं कि जो अहद वफ़ा या सिरात मुस्तकीम पे चलने से डरते हैं कि यार मैं ये रास्ता अख्तियार करूँगा तो मसाइब भी आएंगे, परेशानियाँ भी आएंगी, और मैं किस तरह इसका मुकाबला करूँगा। तो ऐसा नहीं है, जब अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए वहाँ पर मदद फरमा सकता है तो अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों की आज भी मदद फरमा सकता है। लेकिन वो जज्बा ईमानी, वो पुख्तगी, वो अक़ीदा जिसे कहते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल पर हर मुसलमान को रखना चाहिए, उसमें कमज़ोरी की बजाय मजबूती लेकर आएँ। जब आप मजबूती लेकर आएंगे तो यकीन माने वो तमाम हालात जो फ़ज़ाए बदर के अंदर था कि वो तादाद में भी कलील थे, साजो सामान भी नहीं था, भूखो प्यास भी थी, और फिर सबसे बड़ी बात जो दिन थे वो आप देखें रमज़ान के दिन भी थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनकी ऐसी मद्देनज़र फरमाई कि तलवार और छड़ी के होते ना होते हुए भी फिर भी अल्लाह ने उनको नुसरत अता फरमाई। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे अल्लाह ताला पे हम सबको यकीन है बेशक, लेकिन कहीं ना कहीं हम कोई दुआ भी करते हैं या कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम सोच लेते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या यहाँ से चीज़ जो है वो सिलसिला टूट जाता है क्योंकि हमने पता नहीं कह दिया? अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात हुजूर की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह बंदे के गुमान के मुताबिक होता है। बेशक। अब इससे मुराद क्या है, जितना आप कवी गुमान रखेंगे कि अल्लाह जो मेरे आगे के मामलात है वैसा करेगा, अल्लाह आपके लिए वैसा ही कर देगा। हम क्या सोचते हैं कि नहीं पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा।
यही तो अकीदे की दुरुस्तगी और पुख्तगी में जो हम कमी है। पता नहीं का वर्ड हाँ, यूज़ कर लेते तो हैं। अपने अंदर ये गुमान गालिब कर लें कि मेरे लिए जो होगा अल्लाह मेरे लिए बेहतर ही फरमाएगा। तो अल्लाह ताला तकदीर को मिटा भी सकता है, लिख भी सकता है। अगर आप ये यकीन करेंगे तो अल्लाह आपके लिए कभी भी जो है ना वो नुकसानदेह अमल नहीं होगा। अच्छा अल्लाह की बात मोहसिन भाई, जंग बदर के बाद जो इस्लामी रियासत थी, इससे क्या फ़ायदे हुए थे? सबसे बड़ी बात अगर आप गौर करें, ये पहला मार्का था इस्लाम का। उसके बाद तो जिहाद का सिलसिला शुरू हो गया। जब ग़ज़वा अहद आ गई, फिर ग़ज़वा खंदक आ गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमानी जज्बा कि नहीं हम कुफ़ार और मुशरिकीन का मुकाबला कर सकते, भले वो तादाद में ज़्यादा हों, लेकिन हम तादाद में कम है लेकिन हमारा ईमान बहुत ज़्यादा है। ये याद रखिए, फाका कश जो मौत से डरता नहीं डरा, रूह मोहम्मदी इसके बतन से निकाल दो। मसला ये था कि जो जज्बा ईमानी मेरे नबी अलैहि सलाम के सदक़े सहाबा कराम को मिला, उसके बाद से हर मौके में मुसलमान को फतहयाबी मिलती चली गई। यहाँ तक कि जब हज़रत उमर फ़ारूक राना का दौर आया तो 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर हज़रत राना की उम्र जो है हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थी। और आपने एक जुमला कहा था, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक राना फरमाते हैं, ये ख़त्ताब का बेटा था खाली। हज़रत उमर फ़ारूक राना फरमाते हैं, तो बाप ने 5 ऊँट दिए थे, 5 ऊँटों को ये सीधी कतार में नहीं लगा सकता था। जब पहला लगा था चौथा आ गया था, चौथा लगा था तीसरा ऊँट आ जाता था। फरमाया जब से नबी की ग़ुलामी इख्तियार की, अल्हम्दुलिल्लाह 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, उम्मत भी सीधी है, हुकूमत भी सीधी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल जी, अगर हम कोई भी चीज़, मैंने सवाल भी किया था ना कि हम जब कोई चीज़ मांग रहे होते हैं तो पता नहीं चीज़ हम ले आते हैं बीच में। अगर आप कोई जायज़ चीज़ अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और दिल से मांग रहे हैं तो आप यकीन रखें कि वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर वो आपको नहीं मिल रही तो उसमें आपकी कोई बेहतरी है। हम नहीं समझ पाते कि बेहतरी क्या है, लेकिन ज़ाहिर है रब के राज रब ही जाने। कोई भी चीज़ अगर अपने रब से मांगें तो इस यकीन के साथ मांगें कि अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे ज़रूर मिलेगी। शाह भाई, कराची शहर में आजकल एक मसला बड़ा गर्दिश कर रहा है कि काफ़ी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डंपर के नीचे लोग जो हैं वो बेचारे कुचले जा रहे हैं। शाह भाई, ये जो डंपर्स आ रहे हैं ये सही हैं? थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा। ये शहर में आपको मुझे कुछ 2005 याद आ रहा था, 6, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ उसको शेयर करें। मैं हैदराबाद जा रहा था तो मेरे ख्याल में 130 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था, कल्टस थी, तो मुझे एक डंपर ने क्रॉस किया। तो क्रॉस करके मुझे ये पता लग गया कि ये जो है ना 140 की स्पीड पे इसने मुझे क्रॉस किया। अच्छा, डंपर 2 तरीके का होता है, एक ऑन हाईवे और एक ऑफ हाईवे। तो जो ऑफ हाईवे डंपर है वो इम्पोर्टेबल है और जो ऑन हाईवे है वो बैंड आइटम है। तो ये घुमा फिरा के जो है ना ये डंपर्स आ गए हैं पाकिस्तान में, और मेरे हिसाब से ये ऑन हाईवे हैं, और ऑन हाईवे जो है जो डंपर्स हैं वो बैन आइटम है। और मैंने ख़ुद भी बहुत सारे डंपर्स बैन किए थे जब मैं डीसी हुआ करता था कस्टम्स में। तो इनकी इम्पोर्टेबिलिटी के इशूज़ हैं, और आप कोई गलत काम करते हैं तो फिर यही होता है जो आप शहर में देख रहे हैं कि आपने ऑन हाईवे डंपर्स को क्लियर करके उनको ऑफ के उसमें भेज दिया और वो बच्चों को मार रहे हैं। अच्छा, जब आप डीसी थे आपने कितने डंपर जो है वो बंद किए थे ऐसे? मैं अब 500, 600, 700 के करीब थे। हुआ था तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम आई आपको, कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया था इन लोगों ने वहाँ से। ट्रांसफ़र करवा दिया था आपका? तो शाह भाई, ये इतनी सारी, मुझे ये यकीन है कि डंपर मुझ पे या मेरी फैमिली पे नहीं चढ़ेगा, क्योंकि मैंने इसी वजह से इनको बैन किया था कि ये गरीब आदमी के बच्चों पे, मोटरसाइकिल सवारों पे चढ़ते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी की जो इन्वेस्टमेंट है उसको ये ज़ीरो कर देते हैं। तो और मैंने कहा अगर ये इम्पोर्टेबल हैं तो बिल्कुल आने चाहिए। और एक चीज़ बैंड आइटम है तो वो कैसे आ सकता है? लिमिटेड स्पीड होती है, उसका अपना एक एक्सेल होता है, उसके 4-5 जो है ना वो अर्थ मूविंग टायर्स होते हैं। एक इसको तो इतना पढ़ा है कि अभी तक याद है, 20 साल हो गए, मगर ये कि उसके 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस डंपर के जो इम्पोर्टेबल है। तो क्या इसके स्पेशल अर्थ मूविंग टायर्स हैं इन डंपरों के? नो। क्या इनकी स्पीड लिमिट लिमिटेड है, 10 की स्पीड से चलते हैं? नो। क्या इनका फ्रंट एक्सेल है? नो। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है। ये तो ऑन डंपर्स हैं, ये ऑन रोड डंपर्स जो कि इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में बैन है। अच्छा, ये बात इससे पहले कभी किसी ने हमसे डिस्कस नहीं की। हम ये सुनते हैं कि हाँ भाई ये रोड एक्सीडेंट हो रहा है, अब उसके रीज़न आने लगते हैं, कोई कहता है 11 बजे के बाद शहर में नहीं आए। लेकिन शाह भाई आपने तो ये एक नई बात बता दी कि ये तो बैन है, ये तो आइटम ही बैन है। बैन आइटम है बिल्कुल, और ये क्लियर अगर हुए हैं तो इनकी क्लियरेंस को देखा जाए और इनको बैन किया जाए। आउटराइट कॉन्फिस्केशन होनी चाहिए इनको और बैन करना चाहिए बिल्कुल।
लेकिन 2005 में जब आपने किया आपका ट्रांसफ़र करा दिया, तो आपको जो सुन भी रहा होगा वो कहेगा हम तो नहीं करा रहे। नहीं, वो जो उस ज़माने में जो लोग थे वो ज़्यादातर इंतकाल कर चुके हैं, ज़ईफ़ लोग थे। लेकिन अब नए वाले भी डर रहे होंगे ना कि शाह भाई तो थे भाई, अब कोई तो बात हम नहीं। है नहीं, अब तो नहीं, आपको तो डर नहीं था ट्रांसफ़र का, खैर हो गया तो हो गया, हो सकता है दूसरे को हो। अभी मेरे ख्याल में ये अभी फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में इनकी इम्पोर्ट बैन है, और ये कब निकले हैं, कब किस ज़माने के हैं, ये पता नहीं। ये देखें, ये चीज़ एक नया इंकशाफ हुआ है आज शहरी ट्रांसपोर्ट। और ज़रूरी नहीं है कि ये कस्टम स्टेशन से निकले हों, आपके बॉर्डर्स इतने पोरस हैं कि कहीं से भी आ सकते हैं। तो हाँ, हम ये नहीं बोल रहे कि किसने निकाले, लेकिन ये इसको ये ज़रूरी नहीं है कि ये इम्पोर्ट हो, ये हो सकता है कि इन्होंने कहीं से बॉर्डर क्रॉस किया हो, अनकन्वेंशनल रूट से अंदर आए हो। आपकी नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियाँ नहीं है, हज़ारों की तादाद में घूम रही हैं, तो किसका क्या मतलब है कि कस्टम्स की कनाइवेंस से आ रहे हैं या किसी और की कनाइवेंस से आ रहे हैं। ये तो देखें, ये चोर सिपाही का खेल तो चलता रहेगा। लेकिन बिल्कुल इन तमाम चीज़ों को चेक करना चाहिए। अब जो भी इदारा ज़ाहिर है इसको चेक करता है, इसको चेक करे, क्योंकि ज़ाहिर है शाह भाई ने एक इंकशाफ किया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंकशाफ है। इससे पहले कभी हमने ये बातें नहीं सुनी, हम यही सुनते थे कि भाई 11 बजे के बाद नहीं आ सकते और इस तरह होता है उस तरह होता है, लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर आप मुझे बताएं कि इतनी सारी मेरी आपसे बातें हुई, तो जब आपने ये अपना सफ़र शुरू किया था तो कभी घर वालों की तरफ से ये हुआ कि मतलब कोई रुकावट, कोई ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, वैसे मेरी फैमिली में से कोई भी सोशल मीडिया या मीडिया के करीब भी नहीं है। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ पूरी फैमिली में से, होल फैमिली में से जो ये काम कर रही है। बट मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट मिला है, मेरी मामा की तरफ से, बहनों की तरफ से, सब ने बहुत सपोर्ट किया और करेज किया कि हाँ तुम ये चीज़ कर सकती हो। अच्छा, इसमें ये फ़ायदा होता है वैसे कि जब आपके पास ये प्रोडक्ट्स आती हैं मेकअप की, कपड़ों की, तो बहनें मांग लेती हैं, ऐसा कुछ होता है कभी? होता है बिल्कुल। तो ये इसमें वो पहली आदत है कि सूट बहुत अच्छा है, ये तुम हमें दे देना, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये हमें दे देना। मुझसे ज़्यादा उनके पास ही जाती हैं चीज़ें। तो ये एक बड़ा, इस वजह से भी वो इनकरेज करते होंगे कि ये भी करो, ये भी करो। अच्छा, ये तो नहीं होता कि ऐसी चीज़ हम देखते हैं कोई सोशल मीडिया पे चीज़ अच्छी नज़र आ रही है, हम कह रहे हैं महंगी है, तो आपकी बहनों ने कहा हो कभी या किसी ने कहा हो कि यार ये ज़रा इनसे तो बात करो, कभी ऐसा हो? होता है मेरे साथ ऐसा, इनसे तो बात करना, तुम मैसेज करना, वो तुम्हें फिर PR में आ जाएगा या डिस्काउंट में आ जाएगा, तो तुम बात करो इनसे। तो ऐसा आपके उस पे हो जाता है? हो अगर जाता हमें भी पसंद आए तो हम यानी कि आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी ज़रूर। हमें तो कोई देता ही नहीं है भाई, हमें कोई देता ही नहीं है, हम क्या करें, तो हम फिर इनसे ही रब्ता करेंगे। शाह भाई, कोई मैसेज, क्योंकि इस वक्त मुल्की हालात भी हम देख रहे हैं, जो अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क पे, ज़ाहिर है पाकिस्तान हम सब के लिए, पहले कोई देखने वालों को पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहूँगा कि हम अपने इदारों के साथ खड़े हों। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इदारों को मजबूत करें, और ये जो जंग खारजी के अगेंस्ट पाक आर्मी लड़ रही है, हमें शाना बशाना उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और जो सोशल मीडिया पे जो लोग भटक गए हैं, उनकी फ़रेब में नहीं आना चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के जो है वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उनकी जो है फॉल्स प्रोपेगेंडा में कतई तौर पर नहीं पड़ना चाहिए। और ये बड़ा नाजुक दौर है, हमें अपनी गवर्नमेंट को और अपने इदारों को सपोर्ट करना चाहिए, और नौजवान नस्ल को इनके जो है स्ट्रेंथ बननी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे सोशल मीडिया की भी बात हुई, तो आप मुझे एक बात बताएं कि बहुत सी ऐसी पोस्ट होती हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, मतलब उसकी कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता, चाहे सियासी हो या दूसरी हो, तो लोगों को उसकी तहकीक ज़रूर करनी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर लिखी हुई देख रहे हैं तो उस पर तहकीक करना चाहिए। उसकी पहले आपको वाकई पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, देन आप उस पर बात करो। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बस बहस शुरू कर देते हैं, नहीं जानते चीज़ के बारे में। कुछ भी कुछ लिखा होता है, नीचे कमेंट्स करना शुरू होते हैं, चाहे वो बंदा दुनिया में हो भी ना। बहुत सारे लोग तो इन्हीं कमेंट्स की वजह से चले गए हैं। कोई मैसेज देना चाहती हैं आप देखने वालों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वाकई चीज़ की तहकीक करें और जानें उसके बारे में। और दूसरा ये कि फ़ैशन अच्छे तरीके से करें, फ़ैशन अच्छे तरीके से फॉलो करें। भाई ज़ाहिर है वो फ़ैशन की व्लॉगिंग करती हैं, ब्लॉग्स बनाती हैं, तो वो कहेंगी फ़ैशन को फॉलो करें। हमारी नशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।